ठीक तरह से चल रहा है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, माँ को भी नहीं, बच्चे को भी कुछ ये लेबर स्लो भी नहीं है और इसकी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। तो ये सब चीज़ें इसको देखने से हमें पता चल जाती हैं कि लेबर में क्या हो रहा है। तो ये सब मैं आपको आज बताने जा रही हूँ कि किस तरह से इस कागज़ पे आप सारे पैरामीटर्स जो आपने लेबर में हमें ये देखना होता है। आपने पिछली बार ये जैसे बताया सुनीता ने कि आपको पीवी के बारे में बताया गया था, तो आप देखते हैं कि बच्चेदानी का मुंह यानी कि सर्विक्स खुल रही है कि नहीं, बच्चा नीचे आ रहा है कि नहीं आ रहा, बच्चे ने पॉटी तो नहीं कर दिया है, बच्चे का हार्ट तो नहीं कम हो रहा, कहीं वो लेबर बहुत ऐसा तो नहीं हो रहा कि उसकी वजह से उसको प्रॉब्लम होगी। तो ये सब चीज़ें हमको पता चल जाएंगी इस पार्टोग्राम से। और इससे ये भी होगा कि कई बार ये ऐसा होता है कि आप लोग को लेबर को बढ़ाने के लिए ऑक्सीटोसिन शुरू करते हैं, और अगर ऑक्सीटोसिन शुरू कर दी जाए, उसकी ज़रूरत नहीं है, तो उससे बच्चे को भी नुकसान होता है और सिजेरियन का रेट भी बढ़ जाता है। इसलिए अब आपको हम बताते हैं कि कैसे ये पार्टोग्राम को करना है। तो जैसा मैंने आपको बताया, इसका फ़ायदा क्या है कि इससे आप डिसीजन ले सकते हैं कि आपने क्या करना है। और आप अगर लेबर लंबा चल रहा है या कहीं पे रुकावट हो गई है, मदर को प्रॉब्लम है, बच्चे को प्रॉब्लम है, तब आप उसको पता लगा सकते हैं। ये पार्टोग्राम ऐसा दिखता है। इसके अंदर आप देख रहे हैं ऊपर के कॉलम हैं जिसमें अभी हम एक एक करके सारे कॉलम्स पे जाएंगे, पर सबसे ऊपर हम लिखते हैं क्या उसका नाम है, वो कब आई, उसके कितने बच्चे हैं, कब से उसे दर्द शुरू हुई। एक एक कॉलम करके हम सारे कॉलम आपको पढ़ाएंगे। तो सबसे ऊपर के कॉलम में लिखा जाता है क्या इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद हम दूसरे कॉलम में हम देखते हैं कि बच्चेदानी का मुंह यानी कि सर्विक्स कैसे खुल रही है। उसके नीचे के कॉलम में देखते हैं कि दर्दें कैसी हैं, माँ का पल्स, बीपी, बुखार तो नहीं है, बच्चे की हालत ठीक है, उसने पॉटी तो नहीं कर दी है, ये सब चीज़ें देखती हैं। तो उसको कैसे देखते हैं कि बच्चे ने पॉटी की है या नहीं, या पानी छूटा है कि नहीं। तो अगर पानी नहीं छूटा है तो ये आई लगा देते हैं। इसका मतलब है कि जो बच्चे के आसपास पानी की झिल्ली है वो इंटैक्ट है, वो फूटी नहीं। फिर अगर झिल्ली फट गई है और पानी निकल रहा है, अगर पानी बिल्कुल साफ है तो सी लगा देते हैं कि बिल्कुल क्लियर है। अगर उसमें बच्चे की पॉटी, जिसको म्यूकोनियम भी कहते हैं, वो है तो हम एम लगाते हैं, और अगर ब्लड आ रहा है तो बी लगाते हैं। तो ये सब मार्क्स हैं, आई, सी, एम और बी, इसलिए है कि इससे आपको पता चल जाए कि पानी कैसा है। और ये देखने के लिए आपको क्या करना है कि जब भी पेशेंट आपके पास लेबर में आता है, आप उसको एक स्टेराइल पैड देते हैं वाइट कलर का, जिससे आपको पता रहे कि पानी छूट रहा है कि नहीं छूट रहा। अगर छूट रहा है तो उसका कलर क्या है। फिर उसके बाद आप क्या करते हो कि आप देखते हो उसको दर्दें हैं भी नहीं। तो ये करने के लिए आपको एटलीस्ट 10 मिनट तक देखनी होगी दर्दें, तब पता चलेगा कि उसको ठीक दर्दें हैं कि नहीं। और आपको ये भी देखना होगा हाथ रख के पेट के ऊपर कि कितनी देर तक दर्द आ रही है। अगर वो 20 सेकंड से कम है तो आप छोटी छोटी बिंदियाँ लगाएंगे उस कॉलम में जहाँ पे उसकी ड्यूरेशन का कॉलम है। 20 से 40 मिनट तक दर्द रह रही है तो ऐसे आड़ी लाइनें लगाएंगे, और 40 सेकंड से ज़्यादा तक दर्द रह रही है तो आप उसको पूरा ब्लैक कर देंगे। तो इससे ये पता चलेगा कि दर्दें कैसी हैं, कम है, मीडियम है कि अच्छी हैं। तो अच्छी दर्दें यानी काला रंग, मीडियम मतलब 20 से 40 सेकंड तक रह रही हैं तो आड़ी लाइनें, और 20 मिनट से कम है तो बिंदी लगाएंगे उस कॉलम में। और ये आपको 10 मिनट तक देखना है। फिर आपको ये देखना है कि प्रोग्रेस कैसे हो रही है और बच्चा कैसा है। तो उसमें आपको क्या देखना है, बच्चा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि लेबर तो बच्चे को पैदा करने के लिए है, तो अगर बच्चा ठीक नहीं है तो फिर क्या देखेंगे। तो इसलिए आपको बच्चे का फीटल हार्ट देखना है। आपको हर आधे घंटे में ये देखना है, हर आधे घंटे में आपने मार्क करना है कि जो पानी जा रहा है अगर है तो उसका रंग क्या है, और नहीं जा रहा तो आप लिखेंगे आई यानी कि इंटैक्ट। फिर आप देखोगे कंट्रैक्शन 10 मिनट में कितनी है और कितनी देर तक रह रही है, माँ की पल्स देखेंगे। ये सब आपको आधे आधे घंटे में देखना है। और हर 4 घंटे में आपको क्या देखना है कि बच्चेदानी का मुंह कितना खुला है,
ब्लड प्रेशर कितना है, टेम्परेचर कितना है, ये सब है जब सब नॉर्मल चल रहा है। अगर किसी का ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो आपको जल्दी भी देखना पड़ सकता है, अगर किसी को बुखार है तो आपको दवाई दे के जल्दी भी देखना है, पर जिसका सब कुछ ठीक चल रहा है तो उसमें आपको 4 घंटे में देखना है कि बच्चेदानी कितनी खुली है, ब्लड प्रेशर कितना है और टेम्परेचर कितना है। और उसके बाद आप उसमें पार्टोग्राम पे डालना शुरू करते हैं। पर पार्टोग्राम पे मरीज़ के आते ही आपको नहीं डालना, क्योंकि ये भी हो सकता है कि उसकी दर्दें रुक जाएं या पूरा 12 घंटे चलें, 14 घंटे चलें। तो जब 4 सेंटीमीटर तक बच्चेदानी का मुंह खुल जाता है, उसके बाद ही हम पार्टोग्राम पे डालना शुरू करते हैं। क्यों? क्योंकि एक बार 4 या 5 सेंटीमीटर बच्चेदानी का मुंह खुल गया तो उसके बाद आपको पता है 5 या 6 घंटे में डिलीवरी हो जाएगी, और इसका मतलब है कि उसकी कंट्रैक्शंस हैं जो अच्छी हैं, और आपको उसको बहुत ध्यान से देखना है। 4 सेंटीमीटर से कम का मतलब है कि हो सकता है उसको एक्चुअल दर्दें हो ही ना, या दर्दें हैं पर वो अभी पूरे लेबर में, एक्टिव लेबर में नहीं आई है, और जो लेटेंट फेज है लेबर का वो काफ़ी लंबा हो सकता है, और उसमें आप नहीं उसका ऑब्जर्वेशन इतना फ्रीक्वेंटली करते। तो सबसे पहले आप इस पार्टोग्राम में नाम वगैरह लिख के उसमें कितना बच्चेदानी का मुंह खुला हुआ है, तभी मैं आपको पार्टोग्राफ दिखाऊंगी। उसके अंदर 2 लाइनें होती हैं, एक जो कि 4 सेंटीमीटर से शुरू होकर 10 सेंटीमीटर पे खड़ी होती है, दूसरी लाइन उसके सीधे हाथ पे होती है, वो भी 4 सेंटीमीटर से शुरू होके आप 10 पे जाके खत्म होती है। उससे पहले हम प्लॉटिंग नहीं करते, उससे प्लॉटिंग इसलिए नहीं करते कि तब वो लेटेंट फेज है। फिर जैसे जैसे आप 4-4 घंटे में एक क्रॉस डालते जाएंगे लाइन पे, जहाँ पे आपका डायलिटेशन है, तो सारे जब लाइनें डल जाएंगी उनको आप कनेक्ट करते रहते हैं। अभी आपको दिखाते हैं। अब देखिए, ये एक राधा है, 26 साल की लड़की, वो उसका तीसरा बच्चा है। वो 5 बजे सुबह आई और उसको दर्दें थी 2 बजे से, यानी कि 3 घंटे से उसको दर्द, और आपके यहाँ आने से 1 घंटा पहले उसका पानी की थैली फट गई और 2 सेंटीमीटर उसका सर्विस का डायलिटेशन था। तो आपने उसको कब देखा? आपने 5 बजे आई, आपने 4 घंटे बाद उसको देखा तो वो 5 सेंटीमीटर हो गई थी। 5 सेंटीमीटर का मतलब है कि अब आपका जो पार्टोग्राम पे आपने लाइन डालनी है वो शुरू हो गई। फिर आपने देखा 10 मिनट तक उसकी कंट्रैक्शंस, तो उसको 3 कंट्रैक्शन थी और वो 20 से 40 सेकंड थी। 20 से 40 सेकंड का मतलब है कि आपको आड़ी लाइन लगानी है। उसका फीटल हार्ट 120 पर मिनट था। तो फीटल हार्ट आपको 1 मिनट तक देखना है, ये नहीं कि आपने देखा और छोड़ दिया। 1 मिनट तक देखना है, और आपको तब देखना है जब उसको दर्द आ रही हो, और दर्द के बाद तक देखते रहना है। हमने देखा कि उसकी मेम्ब्रेन रप्चर हो गई थी और जो पानी था बिल्कुल साफ था। ब्लड प्रेशर 120/70 था और टेम्परेचर 36.8 था, पल्स 80 थी। और उसके बाद आप देख रहे हैं कि ये सारे उसके 9:30 बजे, जो कि हमने कहा आधे आधे घंटे में हमने देखना है, फीटल हार्ट देखा जा रहा है 9:30 से 1 बजे तक, और फीटल हार्ट 120 से 140 था, जो कि ठीक है। फिर सुबह 9:30 बजे कंट्रैक्शंस 3 आ रही थी, 30 सेकंड तक रह रही थी। फिर 10 बजे भी 3 थी, 10:30 भी 3 है, और 11 बजे वो 4 कंट्रैक्शन हो गई, और उसके बाद वो 4 ही रही। पर उनका ड्यूरेशन बढ़ता गया ज़्यादा देर तक। पल्स भी आप देख रहे हैं 80 और 90 के बीच में है, और उसका पानी है वो साफ़ है। टेम्परेचर 37 था, ब्लड प्रेशर भी ठीक है। और 1 बजे हमने देखा, यानी कि 5 बजे वो हमारे पास आई। 6 घंटे के बाद उसकी सर्विक्स पूरी खुल गई और बीपी ठीक था, और 1:20 पे उसने एक बच्चे को जन्म दिया, 2.85। तो इसको पार्टोग्राम पे कैसे प्लॉट करेंगे ये आपको बताते हैं। अब देखिए, सबसे ऊपर क्या है? आइडेंटिफिकेशन। उसमें उसका नाम लिखा जाएगा, उसका हस्बैंड का नाम लिखा जाएगा, एज लिखेंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर लिखेंगे, डेट एंड टाइम ऑफ एडमिशन लिखेंगे, और उसकी ROM का मतलब है उसकी मेम्ब्रेन्स कब फूटी। तो हमने लिखा राधा, वाइफ ऑफ गंगाराम, 20 साल की है, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर वो। उसके साथ में हमने ये भी लिखा कि उसके तीसरा बच्चा है, ग्रेविडा थी, 2 बच्चे वो कर चुकी है जो दोनों ठीक हैं और कोई उसके वाशर नहीं।
फिर आप भरेंगे नंबर जो भी उसका है, फिर टाइम डाला आपने और डेट डाली, और 4 बजे उसको मेम्ब्रेन रप्चर हुई थी तो आपने उसमें 4, उसके बाद आप क्या देख रहे हैं, फीटल हार्ट और डायलिटेशन। तो सर्विक्स अब आपने कब प्लॉट करना है, जब सर्विक्स 4 सेंटीमीटर से ज़्यादा है। तो 5 सेंटीमीटर डायलिटेशन हुआ सर्विक्स का, तो आपने कहाँ प्लॉट किया, आपको दिख रहा है 4 और उसके ऊपर 5। तो जो पहली लाइन थी जिसको हम कहते हैं अलर्ट लाइन, उसके ऊपर आपने प्लॉट करना है, ये नहीं कि कहीं भी कर दिया, इसी लाइन पे जो पहली लाइन उल्टे हाथ पे है उस पे ही प्लॉट करना है। और आप देख रहे हैं 5 के आगे हमने प्लॉट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, टाइम डालेंगे कि कितने बजे हम, ये 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। फिर आपने देखी कंट्रैक्शंस, तो उसको 3 कंट्रैक्शंस आ रही थी 9 बजे। तो कैसी कंट्रैक्शन थी, 20 से 40, तो 20 से 40 वाली आड़ी लाइनें हमने डाल दी। तो इससे हमें ये पता चला कि ये जो आपको 5 दिख रहे हैं खाने, हर एक 2-2 मिनट का है, तो 10 मिनट में उसको 3 कंट्रैक्शन। उसका फीटल हार्ट कितना था, 120। 120 कैसे लिखा जाएगा, 120 के आगे आपने बिंदी लगा दी। अब नेक्स्ट हमने देखना है कि पानी कैसा था, पानी क्लियर था, तो आपने क्या किया, सी लगा दिया। फिर उसके बाद ब्लड प्रेशर देखा, ब्लड प्रेशर कितना है, 120/70। तो कैसे लगाया जाता है, ये एरो की तरह, ऊपर वाला जो है एरो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर का ऊपर की तरफ और नीचे वाला नीचे की तरफ। तो 120 से लेके 70 के बीच में आपने एक सीधी लाइन लगा दी एरो लगा के, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि बीपी कितना है। फिर आपने क्या देखा, पल्स, तो पल्स कैसे डलेगी, 80 पे आपने गोला लगा दिया। फिर आपने टेम्परेचर देखा, और टेम्परेचर ऐसे ही लिखा जाता है, जितना टेम्परेचर है उतना लिखा। तो हमने क्या क्या कर लिया, हमने माँ का नाम लिखा, उसके हस्बैंड का नाम लिखा, उसकी उम्र लिखी, उसकी ऑब्स्टेटिक हिस्ट्री लिखी, उसका रिकॉर्ड का नंबर लिखा, टाइम ऑफ एडमिशन लिखा, टाइम ऑफ रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन लिखा, और उसके बाद सबसे पहले हमने क्या देखा कि सर्विक्स की डायलिटेशन कितनी है, हमने पार्टोग्राम पे उसको डालना है या नहीं डालना, क्योंकि 2 सेंटीमीटर पे आई थी तो हमने उसको पार्टोग्राम पे नहीं डाला। 9 बजे जब वो 5 सेंटीमीटर होगी हमने उसको पार्टोग्राम पे डाला। फिर हमने देखा उसका फीटल हार्ट 120 था, उसका एमनियोटिक फ्लूइड क्लियर था, उसका बीपी 120/70 था, टेम्परेचर 36.8 है, और उसको 3 कंट्रैक्शंस आ रही हैं 10 मिनट में। ये सब हमने रिकॉर्ड कर लिया। अब नेक्स्ट रिकॉर्ड कब होना है, आधे घंटे बाद। तो आधे घंटे बाद हम क्या करेंगे, फिर से देखेंगे फीटल हार्ट 120, और क्या देखेंगे आधे घंटे में, कंट्रैक्शंस देखेंगे। अब हम पीवी नहीं करेंगे देखने के लिए कितना है, पीवी अभी हमने सिर्फ 4 घंटे में करना। तो फिर से 3 कंट्रैक्शन है, तो 3 कंट्रैक्शन हमने इसमें डाल दी। फिर क्या देखा हमने, पल्स 80 है, तो एक और हमने गोला डाल दिया पल्स का और उसको मिला दिया, लाइन बना दी। एमनियोटिक फ्लूइड हमने देखा क्लियर है, तो फिर से हमने सी लगा दिया। तो हमने क्या नहीं देखा, हमने डायलिटेशन नहीं देखा, हमने दोबारा बीपी नहीं देखा, और हमने कुछ नहीं किया। अब 10 बजे फीटल हार्ट कितना है, 136, तो हमने 136 लगा दिया। कंट्रैक्शन 3 ही है, तो ये सब आधे आधे घंटे में आप कर रहे हैं। आधे घंटे में फिर 3 कंट्रैक्शन थी, फिर क्या देखेंगे, पल्स कितनी है, 80 है, फिर से 80 लगा के लाइन मिला दी, ठीक है। एमनियोटिक फ्लूइड देखा, वो भी क्लियर है, फिर से हमने सी लगा दिया। ये प्लीज म्यूट कर लीजिए अपने आप को, प्लीज म्यूट कर लीजिए अपने आप को। मोनू, तुम कुछ पूछना चाहते हो, आपने हाथ खड़ा किया। माही, मोनू, राहुल, आप कुछ पूछना चाहते हैं, आपने हाथ खड़ा किया, नहीं तो हाथ नीचे कीजिए। और आधा घंटा बीता, फिर से आपने फीटल हार्ट देखा 140। तो हर बारी जब आप देख रहे हो आप लाइनें मिलाते जाए। कंट्रैक्शंस फिर से 3, फिर 3 आड़ी लाइनें,
पल्स 88, फिर से आपने लाइन से मिला दिया। एमनियोटिक फ्लूइड फिर से क्लियर है तो फिर से आपने सी लगा दिया। अब 1 घंटा और बीत गया। फीटल हार्ट कितना है? 130। कंट्रैक्शंस 3, तो फिर से आपने आड़ी लाइनें लगा दी। मैम हाँ जी, मैम एमनियोटिक फ्लूइड को कैसे आइडेंटिफाई? हाँ जी, क्या कह रहे हैं आप? एमनियोटिक फ्लूइड का क्या? एमनियोटिक फ्लूइड को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? आई थिंक मैम आपको, आप शायद शुरू में नहीं था। जैसे ही पेशेंट आपके पास लेबर रूम में आती है, आप उसको एक स्टेराइल पैड देंगे सफ़ेद रंग का, और जब भी आप पेशेंट को देखेंगे आधे आधे घंटे में, आप पेशेंट को बोलेंगे कि आप अपना पैड दिखाओ। अगर पैड गीला हो गया है तो इसका मतलब एमनियोटिक फ्लूइड, उसकी मेम्ब्रेन रप्चर हो गई है। तो उसमें क्या कलर आ रहा है आपको देखना है। अगर उसमें कोई कलर नहीं है तो वो क्लियर है। अगर उसमें मिकोनियम है तो उसमें हरा या ब्राउनिश कलर होएगा। अगर उसमें ब्लड है तो उसमें लाल रंग होगा। और अगर बिल्कुल पैड गीला नहीं है, इसका मतलब कि एमनियोटिक फ्लूइड नहीं आ रहा, तो आप बोलेंगे कि मेम्ब्रेन इंटैक्ट है, जिसमें आई लगाया जाता है। तो शुरू में मैंने बताया था कि एमनियोटिक फ्लूइड के लिए और मेम्ब्रेन के लिए आप 4 चीज़ें लिखते हैं। आई यानी कि अभी मेम्ब्रेन रप्चर नहीं हुई, इंटैक्ट है। सी CV कोई कलर नहीं है, ये ठीक है जो एमनियोटिक फ्लूइड है। ठीक है, आपके सवाल का उत्तर हो गया? ओके मैम, हाँ? थैंक यू मैम। ओके मैम, थैंक यू। ठीक है, वेरी गुड। आई एम वेरी हैप्पी कि आप पूछ रहे हैं। जिसको छोटी भी बात समझ ना आए, बिल्कुल पूछिए, इसमें कोई शर्माने की बात नहीं। ये क्लासेस आपको समझाने के लिए हैं, और जो क्लास में एक बार ही पूछ लेता है वो जिंदगी भर के लिए समझ जाता है, और जो नहीं पूछता उसको कभी समझ नहीं आती। तो कोई भी बात ये मत सोचिए कि ये क्या सोचेंगे, छोटी बात पूछ रहा हूँ। हर बात पूछिए, जो भी बात समझ नहीं आए उसको जरूर पूछिए। ठीक है, तो ओके मैम, एमनियोटिक फ्लूइड क्लियर हो गया। ठीक है, थैंक फिर यू। नेक्स्ट फीटल हार्ट 136 है, फिर से आपने लगा दिया और लाइन मिला दी। कंट्रैक्शंस अब 4 हो गई, तो अब कैसा लगाएंगे? अब काला। ये अब 4 कंट्रैक्शन 10 मिनट में। और पल्स 84 है, तो फिर से 84 लिख के हमने मिला दिया। फिर से एमनियोटिक फ्लूइड क्लियर है, सी लग गया। फीटल हार्ट 140 है, तो 140 के आगे हमने गोला लगा के मिला दिया। 4 कंट्रैक्शंस आ रही हैं, तो इसको हम 4 कॉलम्स को काला कर देंगे। पल्स 88 है। फिर से एमनियोटिक फ्लूइड क्लियर है। फीटल हार्ट 130 है। आप सब समझ पा रहे हैं ना कि हम क्या कर रहे हैं? बहुत सिंपल है। एमनियोटिक फ्लूइड क्लियर है तो सी लगा रहे हैं, फीटल हार्ट जहाँ पे है उसके आगे गोला लगा रहे हैं, और कंट्रैक्शन जितनी आ रहे हैं उतने कॉलम्स को रंग कर रहे हैं इस हिसाब से कि वो 10 से 20 सेकंड तक लास्ट कर रही हैं, 20 से 40 या 40 से ज़्यादा। अब 40 से ज़्यादा सेकंड की है, तो इसलिए 4 कंट्रैक्शंस हैं और हमने काला रंग कर दिया। पल्स 88 है, तो वो तो सिंपल है, 88 पे आपने निशान लगा दिया। ये हम बार बार इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आपके दिमाग में अच्छा से क्लियर हो जाए कि आपने क्या करना है। अब देखिए 4 घंटे हो गए। अब 4 घंटे के बाद दोबारा हमने पीवी करी और हमें मिला कि सर्विक्स फुली डायलेटेड है। तो कहाँ लगेगा? 10 पे। 10 पे आपने लगा दिया, और जहाँ आपने 2 क्रॉस लगाए आप उनको मिलाएंगे तो ये एक लाइन बन गई, जो कि आपकी बिल्कुल आपकी अलर्ट लाइन जो है उस पे है। बल्कि उसके थोड़ा लेफ्ट को ही है, जो कि अच्छी बात है। आप लेफ्ट पे रहें या अलर्ट लाइन पे रहें तब तक ठीक है। जब भी आप अलर्ट लाइन के राइट को आने लगेंगे तो इसका मतलब है कि आपको कुछ करना है। फीटल हार्ट ठीक चल रहा है, वो आपने लगाया, और कंट्रैक्शंस अच्छी आ रही थी, पल्स ठीक थी, थोड़ी सी बढ़ी क्योंकि पेशेंट को दर्द हो रही थी।
अब आपने टेम्परेचर देखा 4 घंटे बाद। अभी तक हम आधे घंटे में देख रहे थे, अब 4 घंटे बाद हमने टेम्परेचर देखा। और क्या करेंगे 4 घंटे के बाद? बीपी देखेंगे। हाँ बिल्कुल, वेरी गुड। यहाँ पे बीपी का आया नहीं पर आएगा। तो बीपी आया 4 घंटे बाद 100/70। अब हम वेट कर रहे हैं, फुल डायलिटेशन हो गया है तो डिलीवरी होनी चाहिए, और हमने देखा कि 20 मिनट बाद उसका अपने आप डिलीवरी हो गया। तो ये बिल्कुल एक ठीक ठाक पार्टोग्राम है जिसमें सब कुछ ठीक है। अब ये जो दूसरी लाइन बनी हुई है पार्टोग्राम के राइट पे आप देख रहे हो, एक और काली लाइन बनी हुई है। उस लाइन का मतलब है यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ करना है। और जो पहली लाइन है यहाँ से आप डायलिटेशन शुरू करते हैं। ये लाइन इसलिए बनाई गई है कि अगर बहुत भी हल्का स्लो होगा लेबर तो भी इस लाइन से कम लेबर नहीं होना चाहिए। अगर आपका लेबर में डायलिटेशन जो है इस लाइन की राइट को आने लगे तो इसका मतलब है कि आपका लेबर स्लो जा रहा है और आपको कुछ करना है। तो कहाँ से आपके एक्शन शुरू होते हैं? सबसे ऊपर कॉलम में। सबसे पहले आप देख रहे हैं कि लाइकर क्लियर है तो सब ठीक है, कोई एक्शन की जरूरत नहीं है। पर अगर ये लाइकर ब्राउन हो जाए, मिकोनियम हो जाए या ब्लड आए है तो आपको कुछ एक्शन करना है। सर्विक्स की डायलिटेशन हम 4 घंटे में देख रहे हैं, तो इस 4 घंटे में ये इस लाइन के ऊपर या इसके लेफ्ट कर रहे तो सब ठीक है। पर अगर ये इस लाइन के साथ नहीं चले, अब आप ये सोचिए कि ये 5 सेंटीमीटर थी और 4 घंटे बाद ये 6 होती, तो इसको आप कहाँ प्लॉट करते? इस लाइन पे तो वो नहीं आ सकती। इसमें तो 4 घंटे बाद ये दिखाएगा 8 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब है कि अगर ये 8 नहीं हुई है तो ये स्लो है। उसके बाद आप कंट्रैक्शन देख रहे हैं। अच्छी कंट्रैक्शन का मतलब है कि 10 मिनट में 3 कंट्रैक्शन आनी ही चाहिए। अगर 10 मिनट में 3 कंट्रैक्शन नहीं आ रही है इसका मतलब कि आपकी कंट्रैक्शन अच्छी नहीं है, आपको कुछ करना है। फिर मदर की कंडीशन देखिए, अगर उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है या उसका बीपी 130/90 से ऊपर हो जाता है या पल्स उसका 100 के ऊपर हो जाता है तो इसका मतलब आपको कुछ करना है। तो इन सबको प्लॉट करने से आपको पता चलता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा है, आपको क्या करना है। इससे आपको क्या हेल्प होती है कि अगर आप नहीं हो ड्यूटी पे, आप जा रहे हो, दूसरा आएगा, उसको भी पता है पीछे क्या हुआ है। अगर आप कुछ भूल गए तो उसको देखते ही आपको याद आ जाएगा। और जब आपको लगेगा कि हाँ ठीक नहीं है, इसको देखने से, आपको एक फोटो देखने से पता चल रहा है कि चीज़ें ठीक नहीं है, हमें कुछ करना है, हमें डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि सर्वाइकल डायलिटेशन 4 सेंटीमीटर से पहले आपको नहीं प्लॉट करना पार्टोग्राम, अदरवाइज वो पता नहीं 3-4 पेज का पार्टोग्राम बन जाएगा, कई घंटे लग सकते हैं लेकर में। और सबसे पहले आपको सर्विक्स की डायलिटेशन देख के प्लॉट करनी है। और जो पहली प्लॉटिंग है जो आपकी लेफ्ट की लाइन है इसके ऊपर, कहीं भी पार्टोग्राम में नहीं, इस लाइन के ऊपर ही प्लॉट करनी है। और उसके बाद आप इन लाइनों को जोड़ते जाएंगे तो आपका पार्टोग्राम ठीक ठाक चलता है। ठीक है, अब आपको कोई भी इसमें बात समझ में नहीं आ रही है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। हेलो मैम। हाँ जी बताइए। जो आपने FSH चेक करने के लिए बोला था, फीटल हार्ट रेट, तो हम पेन के दौरान ही चेक करेंगे या उस टाइम जब उसको रिलैक्स मिल जाएगा, पेशेंट को रिलैक्स मिलेगा? आपको फीटल हार्ट नहीं, आपको फीटल हार्ट पेन के दौरान भी चेक करना है और कंटिन्यू करना है जब पेन खत्म हो जाती है उसके बाद तक, और कम से कम 1 मिनट तक आपको जरूर फीटल हार्ट चेक, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि पेन के दौरान फीटल हार्ट हो सकता है थोड़ा कम हो जाए, पर जैसे ही पेन खत्म होगी फीटल हार्ट ठीक हो जाएगा। और आप सोचेंगे पेन के दौरान कम है तो उसका फीटल हार्ट कम हो गया, पर ऐसा नहीं है। तो इसलिए पेन के दौरान से शुरू के और उसके बाद फीटल हार्ट चेक करेंगे। जब वो रिलैक्स है तब भी आपको करना है, और इमीडिएटली आफ्टर पेन। ये नहीं कि आप वेट करोगे कि अभी पेन में कर लिया उसके बाद में आके जब वो रिलैक्स होगी तब नहीं, आपको पेन के दौरान करना है और इमीडिएटली पेन खत्म होते ही। और कोई सवाल? ओके मैम, थैंक यू मैम। एनी मोर क्वेश्चंस? बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, अभी मैम है, अगर किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछिए। एक्सक्यूज मी मैम,
हाँ जी बोलिए, मैम बताइए। मैम जो डायलेटेशन वाला पार्टोग्राफ है, जो अलर्ट लाइन है, एक बार दोबारा से बताएंगे? हाँ देखिए, ये लाइन है जो रिप्रेजेंट करती है कि लेबर इससे स्लो नहीं हो सकता। ये स्लोएस्ट है जो लेबर है, अगर इस लाइन पे आपका अगर जाएगा तो दिस इज द स्लोएस्ट लेबर। इससे स्लो होने का मतलब है कि ये लेबर प्रोलॉन्ग है। तो अगर आप लेट मी सी इफ आई कैन गेट ए पॉइंटर, देन आई विल टेल यू। आपको मेरा पॉइंटर दिख रहा है? ये लाल रंग का पॉइंटर दिख रहा है आपको? हाँ जी मैम, दिख कैन रहा यू है, सी द पॉइंटर? दिख रहा है मैम, दिख रहा है। तो देखिए ये है, हाँ ये है आपकी अलर्ट लाइन। तो देखिए अगर ये 4 सेंटीमीटर है यहाँ पे, और 4 घंटे बाद आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि इसको 8 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो 8 सेंटीमीटर अगर ये 4 घंटे बाद होगी जाएंगी 1 बजे, और इसको आप इस लाइन पे यहाँ पे 8 बजे ये यहाँ आ रही, ठीक है। तो और थोड़ा सा आप कह ये यहाँ पे आ रही है, ठीक है। तो इस लाइन के हिसाब से ही है। पर अगर सपोज 4 घंटे बाद आप देखते हैं 1 बजे वो 6 सेंटीमीटर, तो वो कहाँ प्लॉट करोगे? ये 6 सेंटीमीटर है ये, और 6 सेंटीमीटर कहाँ आएगा आपका? यहाँ पे। तो ये कहाँ जा रहा है? अलर्ट लाइन के राइट को जा रहा है। देख रहे हैं आप? समझ आया आपको कि अलर्ट लाइन के राइट को चला गया। जब आप अलर्ट लाइन के राइट पे चले गए, इसका मतलब आपका लेबर ठीक से प्रोग्रेस नहीं कर रहा, ये स्लो है। एज लॉन्ग एज आप इसके ऊपर हैं या इसके लेफ्ट में हैं, ठीक है। पर अगर आप इसके ऊपर चल रहे हैं तब आपको अलर्ट रहना है कि शायद लेबर स्लो हो जाए। अगर आप इसके लेफ्ट में हैं तो वेरी गुड। आपका क्वेश्चन आंसर हो गया कि दोबारा बताओ? जी मैम, हो गया। हो गया ना कि आपको इसके राइट में नहीं रहना, आप इसके ऊपर रह सकते हैं। पर अगर आप इसके ऊपर हैं तब आपको अलर्ट रहना है कि शायद ये स्लो हो जाए, बिकॉज ये स्लोएस्ट लेबर बता रहा है ये जो लाइन है। इसके लेफ्ट में रहेंगे तो मतलब आपका लेबर बिल्कुल ठीक चल रहा है, ठीक है। हेलो मैम। हाँ जी मैम जरा ये बताइए। दोबारा से बता दो प्लीज। ओके, मैं दोबारा बताती हूँ। देखियो ये लाइन दिख रही है, ये वाली जो लगी हुई है लेफ्ट वाली, ठीक है। दिखी है आपको? जिसपे मैंने ये लाल वाला बिंदु जा रहा है, हाँ जी। जिसने बोला था वो हाँ या ना बोले। यस दिखा मैम। ही आपको मेरा बिंदी जो चल रही है इस लाइन के ऊपर? तो ये है अलर्ट लाइन। अलर्ट लाइन का मतलब है कि आपका जो सर्विस का डायलेटेशन है, अगर स्लो से स्लो भी होगा तो भी इस लाइन पे होगा। अगर ये इस लाइन के राइट में जाएगा तो आप स्लो हैं, आप इस लाइन के लेफ्ट में है तो ठीक है। एग्जाम्पल में देखिए, ये 4 सेंटीमीटर पे आपने पहला प्लॉट किया। अब आप 8 बजे करेंगे प्लॉट, तो 8 बजे अगर वो 6 सेंटीमीटर है तो आपके बजेंगे 1 बजे, ये 6 सेंटीमीटर है तो कहाँ प्लॉट होगी? ये यहाँ पे। तो इस लाइन के कहाँ पे है ये? राइट पे, राइट। ठीक है ना? दिख रहा है ना? यस मैम। तो इसका मतलब है इसका लेबर स्लो है। पर अगर ये 8 सेंटीमीटर होती इस समय 1 बजे, ये है 8, तो ये कहाँ होती? ये होती यहाँ पे, क्योंकि जस्ट अबाउट अलर्ट लाइन पे है तो वो ठीक है। आप अलर्ट लाइन पे सिर्फ अलर्ट होते हैं कि मुझे देखना है कि मेरा लेबर स्लोएस्ट है जो नॉर्मल, पर नॉर्मल है, स्लोएस्ट बट नॉर्मल, इसलिए मुझे देखना है कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। पर आप एक बार ही उसके राइट में चले गए, इसका मतलब है आपका लेबर स्लो है और आपको कुछ करना है, ठीक है। समझ आ गई कि दोबारा बताऊं? किसने पूछा था? कैन आई नो द नेम? प्रियंका तुमने पूछा था? नो मैम, मैं पूनम बोल रही हूँ साक्षी से। आप बताइए पूनम, आपको समझ आ गई मेरी बात? यस मैम, यस मैम। नहीं तो मैं एक बार और बता सकती थी। बता। हाँ जी यस मैम, आ गया जी समझ में। थैंक यू। ठीक, वेरी। और कोई कुछ पूछना चाहता है? Any more questions?
तो आप लोग अगर अब आपको पार्टोग्राम दिया जाए तो आप लोग प्लॉट कर पाओगे, बना पाओगे? बताइए हाँ या ना। Yes, ma'am. Yes, ma'am. गुड, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। बहुत इजी वे में आपने समझाया है पार्टोग्राम एंड आई होप सबको समझ आ गया है। और प्रियंका आप कुछ और जैसे पेशेंट एग्जांपल्स है ना, जैसे मैम ने ये समझाया है, आप कुछ और पेशेंट एग्जांपल्स भी ग्रुप में पोस्ट करो इफ यू हैव, सो दैट दे कैन प्रैक्टिस। और सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने लेबर रूम में जो भी आज लेबरिंग पेशेंट्स हैं, आप उनका पार्टोग्राम बनाइए। सबके पास होना चाहिए पार्टोग्राम, सारे लेबरिंग पेशेंट्स का पार्टोग्राम होना मस्ट है एज ए रूल। और सबसे इम्पोर्टेंट और अच्छी चीज जो है वो ये है कि कैन एवरीबॉडी म्यूट देमसेल्व्स प्लीज। तो सबसे इम्पोर्टेंट और अच्छी चीज ये जो मैम ने बताई है कि जो नेक्स्ट रेजिडेंट डॉक्टर या नर्स ड्यूटी पे आ रही है, अगर वो पार्टोग्राम को देखे तो उसको पता चलेगा कि पीछे व्हेन शी वाज नॉट देयर तो तब कैसी प्रोग्रेस थी। सो दैट इज व्हाई सब्जेक्टिव से हम ऑब्जेक्टिव की तरफ जाते हैं कि वी आर नॉट बायस्ड, इट इज बीइंग चार्टेड। उसको आप एक चार्ट बना रहे हो तो आपको बार चार्ट प्लॉट करना आना चाहिए उसके लिए। जैसे इस लाइन में आवर्स है, यहाँ पे टाइम है, तो अगर आपको ये प्लॉट करना आता है कि 9 बजे, जैसे मैम कह रही है 9 बजे अगर 4 सेंटीमीटर तो 9 और 4 यहाँ पे पॉइंट आएगा। इसी तरह अगर 1 बजे 8 सेंटीमीटर है तो आप 1 बजे के नीचे जाइए और यहाँ से 8 के सामने जाइए तो यहाँ पॉइंट आएगा। तो आपको अगर ये बहुत ही सिंपल चीज है, आप इसका प्रैक्टिस करना शुरू करो और प्रियंका कुछ और एग्जाम्पल्स डाल देगी, और अदरवाइज आई विल पुट सम एग्जाम्पल्स इन द WhatsApp group. So thank you so much ma'am once again for this brilliant talk और इतना easy way में explain करने के लिए। और दूसरी बात है कि आपको कोई ब्लेम भी नहीं कर सकता कि आपने पेशेंट देखा नहीं, क्योंकि आपने रिकॉर्ड किया है। वो रिकॉर्ड आपके लिए है कि हाँ आपने ठीक से पेशेंट देखा है। लीगली भी आप इसमें सेफ रहते हैं, कोई आप कह भी नहीं सकता कि आपने पेशेंट नहीं देखा है। बट बी ऑनेस्ट, डोंट फिल द पार्टोग्राम लेटर, डू इट साइमल्टेनियसली। जब आप पेशेंट देख रहे हो उसी समय ही साथ साथ ही पार्टोग्राम। ऑनेस्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट। Just filling a photograph later is of no use. Thank you ma'am, thank you so ठीक है, much. thank you very much. Thank you so much, ma'am. Thank you ma'am. Over to you Priyanka. नहीं, वो चल नहीं रहा था। हो गया प्रोग्राम को फाइनल। तो कल सबसे पहले कल मैं एक प्रैक्टिस सेशन रखूंगी 3 बजे से 3 से 4 का पार्टोग्राफ का। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि कल आप सब लोग पार्टोग्राफ का प्रिंट आउट निकाल के अपने साथ में रखिएगा। जितने भी स्टाफ हैं उतने प्लीज आप लोग पार्टोग्राफ का प्रिंट रखना है कल के प्रैक्टिस सेशन में। तो जैसे मैं बताती जाऊंगी वैसे ही आपको उसमें पार्टोग्राफ को प्लॉट करते रहोगे तो शायद इजी होगा आप लोगों को और भी समझने में और फिल करने में पार्टोग्राफ का। तो कल 3 से 4 का है, प्रिंट आउट निकाल के प्लीज आप लोग रखिएगा, ये कल का टास्क है आपका। सो नेक्स्ट स्टैंडर्ड है हमारा स्टैंडर्ड नंबर 12, न्यूबॉर्न रिससिटेशन। सो ये हमारा स्टैंडर्ड है और वेरिफिकेशन क्राइटेरिया है हमारा। सेशन स्टार्ट करने से पहले हम कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे और प्लीज जिसे भी आंसर पता हो वो अनम्यूट करके बोल सकता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आप लोगों से, हाउ मेनी मास्क शुड बी अवेलेबल इन द एनबीआर ट्रे और किट। मतलब कि जो एनबीआर न्यूबॉर्न रिससिटेशन ट्रे होता है, जो कि हमने आपको पहले सेशन के बाद ही सारा सब कुछ शेयर किया था कि आपके लेबर रूम के अंदर कितने ट्रेज होने चाहिए, हर ट्रेज में क्या क्या सामान होनी चाहिए।
तो उसमें एक NBR ट्रे भी था, न्यूबॉर्न रिससिटेशन ट्रे। तो उस ट्रे में आप लोग कितने लाइक मास्क रखोगे? कितना मास्क रखेंगे आप उस ट्रे के अंदर? कोई भी हॉस्पिटल से प्लीज अनम्यूट करके बताइए। 2 मास्क मैडम। साइज बता सकते हैं आप? जीरो साइज मैम। जीरो साइज एंड जीरो साइज और स्मॉल साइज है मैम। साइज का हम मास्क रखेंगे। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, where do you place newborn immediately after birth? जो बच्चा तुरंत पैदा होता है, पैदा होते ही आप उस नए बच्चे को, नवजात शिशु को कहाँ पे रखोगे? जैसे बेबी बॉर्न हुआ, बेबी आउट हुआ, उस बेबी को आप कहाँ पे रखोगे? बेबी वार्मर। बेबी वार्मर में। मदर एब्डोमेन पर मैम। कितने लोग वार्मर बोल रहे हैं? कितने लोग लाइक मदर के एब्डोमेन पे बोल रहे हैं? मदर एब्डोमेन और लाइक मदर की टमी में वो नहीं सुनेंगे ना अन्य पर। मेरा क्वेश्चन, बेबी पैदा होता है, पैदा होते ही आप बच्चे को कहाँ रखोगे? वार्मर में। वार्मर में, ठीक है। कितने लोग बोल रहे हैं वार्मर में? ऑन द टमी ऑफ द मदर। ऑन द एब्डोमेन ऑफ द मदर। सेशन के लास्ट में देखेंगे कि आंसर सही था, हमारा रेडिल्ड वार्मर सही था या मदर का एब्डोमेन सही था। सेशन के बाद में देखेंगे। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है आपसे, where do you place the mask on the newborn? जब आप न्यूबॉर्न रिससिटेशन देंगे तो मास्क को कहाँ रखोगे? वहाँ पे रखोगे या कहीं और? अगर चेहरे पे रखते हो, क्या क्या चीजें उसमें कवर होना चाहिए? नोज एंड माउथ में। माउथ। और कोई आंसर करना चाहेगा? माउथ एंड नोज। नोज और माउथ। क्या हो रहा है? फोर्थ क्वेश्चन इज, when do you perform bag and mask ventilation? आप बैग और मास्क वेंटिलेशन कब दोगे? कौन सी कंडीशन में आप देना स्टार्ट कर दोगे कि नहीं अब बच्चे को लाइक बैग एंड मास्क देना चाहिए? कब आपको ऐसा लगेगा कि आप देना स्टार्ट कर दोगे? जब बच्चे की ऑक्सीजन डाउन होगी देखने के बाद। अच्छा, ठीक है, वेरी गुड। यस मैम, जब बच्चे ऑक्सीजन लेने से वो करेगा तभी। अगर बच्चे की ऑक्सीजन 90 से कम जाएगी तो मैम ऑक्सीजन हम उसको मास्क देंगे। ओके, वेरी गुड। और कोई आंसर करना चाहेगा? मैम चेकिंग ऑफ एबीसी। आवाज जाती है। ये ऑर्डर करेक्ट ऑर्डर में है, ये करेक्ट नहीं है। लाइक जैसे टेक द बेबी, जैसे बेबी पैदा हो रहा है, जिस बेबी को हमें न्यूबॉर्न रिससिटेशन देना है, फिर रिससिटेशन का स्टेप है जो कि इनकरेक्ट है। आप लोगों को इसको करेक्ट लिखना है। आप पहले मुझे बताओ कि क्या करोगे अगर मान लो बेबी पैदा हुआ और बेबी क्राई नहीं कर रहा है, बेबी नहीं रो रहा है, तो उस कंडीशन में सबसे पहला स्टेप इन सातों में से क्या स्टेप आप लोगे? एम्बू बैग का सहारा लेंगे मैम। ओके, ठीक। फिर क्या करोगे? उसके बाद ऑप्शन है इसमें। हम बेबी की बैक पे ना रब करके इसको हल्के से थपकी लगाएंगे तो क्राई कराने के लिए दिया गया है। ऑप्शन तो वैसे क्वेश्चन पूछते हैं कि बेबी बर्थ के बाद अगर रोएगा नहीं तो सबसे पहले तुम क्या करोगे? तो हेड डाउन करो, रब करो बैक। वही बोल रहे हैं ये लोग। जरूरत पड़ेगा तुम माउस माउस अवेलेबल है। और आंसर करना मैम उसकी पोजीशन चेंज करेंगे तो उसको सक्शन मशीन से उसको स्टिमुलेट करेंगे मैम। अच्छा, ऐसे आप बताओ मेरे को लाइक कि 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से लिखा हुआ है। पहले 6 मैम पोजीशन, फिर ओके। सेकंड मैम जाएगा बेबी, हम्म, थर्ड मैम सक्शन,
फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ मैम स्टिमुलेशन, ओके फिर फोर्थ कट द कॉर्ड, and then 7 मैम reposition, and then take the baby in warmer मैम. ओके, थैंक यू सो मच। इसके बाद जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा स्टैंडर्ड, तब हम देखते हैं कि हम लोगों ने करेक्ट वे में अरेंज किया था इसको कि नहीं किया था। ठीक है, ओके। सो अब मैं स्टार्ट करती हूँ न्यूबॉर्न रिससिटेशन। तो आप लोग रिससिटेशन से क्या समझते हैं, क्या है रिससिटेशन, क्या होता है? मतलब जब हम न्यूबॉर्न रिससिटेशन की बात करते हैं उसमें आप लोग क्या करते हो? एम्बू बैग देते हो या बहुत सी चीजें करते हो, क्यों करते हो और किस चीज के लिए करते हो आप? मैम जब एस्फिक्सिया होता है बच्चे को, तो बच्चे का माउथ क्लीन करना है, उसको सक्शन करना है, उसको अगर सैचुरेशन डाउन है तो ऑक्सीजन देनी है, या बेबी को स्टिमुलेट करना है थोड़ा सा, ओके, क्राई करवानी है बच्चे की। माय सिस्टर, सो लाइक रिससिटेशन का मतलब क्या हमारा पुनर्जीवित करना। मतलब एक ऐसा बच्चा जो पैदा होते ही ना रो रहा है ना वो सांस अच्छी तरीके से ले रहा है, तो आप क्या कर रहे हो? उसको पुनर्जीवित करने के लिए जो स्टेप्स आप फॉलो करते हो उसको हम कहते हैं न्यूबॉर्न रिससिटेशन। उस बच्चे को लाइफ को बचाने के लिए कौन से स्टेट आपने बताया? लाइक एक्सपेक्सिया, जो एक्सपेक्सिया कहते हैं, अगर कोई बच्चा पैदा होते ही नहीं रो रहा है, सांस अच्छे से नहीं ले रहा है, तो उस कंडीशन को हम एक्सपेक्सिया कहते हैं। तो उससे बचाने के लिए जो स्टेप हम लेते हैं उस चीज को हम कहते हैं न्यूबॉर्न रिससिटेशन। तो न्यूबॉर्न रिससिटेशन, जो भी लोग लेबर रूम में काम करते हैं या एनआईसीयू में काम करते हैं, उन सभी को पता होना चाहिए कि किस तरीके से न्यूबॉर्न रिससिटेशन देना चाहिए, क्या है न्यूबॉर्न रिससिटेशन का प्रोटोकॉल, क्या क्या स्टेप्स होते हैं, करेक्ट वे में क्या कौन सा स्टेप है, वो आपको पता होना चाहिए। क्योंकि हमें नहीं पता कि जो बेबी डिलीवर हो रहा है क्या वो पैदा होते ही रोएगा या नहीं रोएगा, हम प्रेडिक्ट पहले से नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमारे पास रिससिटेशन का सारा सामान हमारे पास बिल्कुल अवेलेबल होना चाहिए लेबर रूम के अंदर। और जो भी डिलीवरी के टाइम पे स्टाफ है, उस स्टाफ को बिल्कुल स्किल्डफुल स्टाफ होना चाहिए कि अगर इन केस की बेबी नहीं रोया, डॉक्टर नहीं है इन केस की, तो आप एटलीस्ट जो गोल्डन मिनट है उस गोल्डन मिनट में आप बच्चे को रिससिटेट कर सके। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि कब और कहाँ नीड है इसका, लाइक कितने परसेंट बच्चों को हमें नीड पड़ता है, लाइक उनको हमें न्यूबॉर्न रिससिटेशन देने की जरूरत पड़ती है। तो जो ये केस जो आप देख रहे हो ना, ये एविडेंस बेस्ड है, मतलब ये करके देखा गया है, ये ऐसे सिर्फ बातें नहीं, हवा में बातें नहीं की जा रही है, ये प्रैक्टिस को किया गया है, उसके बाद उसका रिजल्ट देखा गया है। तो लाइक अगर हम बात करते हैं कि 250 फैसिलिटीज में लगभग 5000 तक एक मतलब डिलीवरीज होती हैं, जिसमें कि 5000 तक बच्चे पैदा होते हैं। तो इन 5000 बच्चों को इमीडिएट केयर की जरूरत पड़ती है। इमीडिएट केयर की मतलब हर बच्चा जो पैदा हो रहा है उस बच्चे को हमें इमीडिएट केयर देना पड़ता है। अब इनमें से लाइक आपको जैसे 5000 में से अप्रोक्स 400 बेबी ऐसे होते हैं जिनको सिंपल स्टिमुलेशन देके, जैसे आप लोगों ने बात किया कि हम बच्चे को बैक को रब करते हैं, यानी हम बच्चे को बैग रब करके उसकी फिट को रब करके स्टिमुलेट करके हम उन 400 बच्चे की मतलब जरूरत पड़ती है। इतना ही आपने स्टिमुलेशन ही कर दिया, ये बेबी को ड्राई कर दिया आपने, वहीं पे बेबी क्राई करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर अप्रोक्सीमेट 200 बच्चे ऐसे होते हैं जिनको बेसिक रिससिटेशन की जरूरत पड़ती है, जो मैं अभी आप लोगों को बताऊंगी कि क्या होता है बेसिक रिससिटेशन। और इसमें 5000 में 30 बच्चे से भी कम होते हैं जिनको कि हमें एडवांस रिससिटेशन की जरूरत पड़ती है। तो लाइक मान्यता में हमारा ये है कि हम बेसिक रिससिटेशन की बात करते हैं और लाइक सभी नर्सिंग स्टाफ को हमारे बेसिक रिससिटेशन पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा है हाउ टू एंटिसिपेट दैट बेबी मे हैव बर्थ एस्फिक्सिया और डिफिकल्टी इन। अगर मान लीजिए कोई बच्चा हो रहा है जिसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो आप क्या करते हो, क्या करोगे आप?
अगर बच्चा मान लो अभी आपके यहाँ डिलीवरी हुई, बच्चा रोया नहीं, डिलीवरी के तुरंत बाद बच्चा नहीं रो रहा है, तो आप क्या करते हो उस टाइम पे? ऑक्सीजन देते हैं। ओके, ऑक्सीजन देते हैं, और कुछ करते हैं? तो रब करेंगे अच्छे से, बेबी को फीड रख को पाएंगे, करते हो, वेरी गुड। और इंस्ट्रक्शन करेंगे, फिर ऑक्सीजन देंगे बेबी को। थैंक यू। मैम बच्चे को मॉनिटर भी लगाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच। सक्शन करेंगे। अब हम देख लेते हैं, सबसे पहले हम स्टार्ट करने से पहले हम ये देखेंगे कि रिस्क फैक्टर क्या है। ऐसे कौन से बच्चे होते हैं जिनको लाइक पैदा हमें मालूम होता है ना, वो डिलीवरी में हो सकता है कि इस बच्चे को जो पैदा होने वाला बच्चा है उसको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। अगर कोई मदर रिस्क फैक्टर में है तो क्या हो सकता है, क्या क्या रिस्क फैक्टर होगा? प्री टर्म बर्थ, अगर हमें पहले ही मालूम है कि जो महिला डिलीवर है उसका लाइक जेस्टेशनल एज जो है वो 37 वीक्स से कम है, यानी कि ये बच्चा प्री मैच्योर है, समय से पहले होने वाला बच्चा है, तो उसमें उसको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, तो हम पहले से ही अपनी तैयारी बना के रखते हैं। दूसरा कंडीशन क्या है? प्रोलॉन्ग एंड ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर। ये आपको कैसे पता चलेगा कि महिला जो है वो प्रोलॉन्ग में है कि ऑब्स्ट्रक्टेड में है? जब आप पार्टोग्राफ को साइमल्टेनियसली अगर आप फिल करते हो, पार्टोग्राफ को सही तरीके से, जो टाइम मैडम ने बताया कि 7 कंपोनेंट है, कौन से कंपोनेंट आधे आधे घंटे में फिल होंगे, कौन से कंपोनेंट 4-4 घंटे में फिल होंगे, अगर आप पार्टोग्राफ को सही तरीके से फिल कर दोगे तो आपको टाइम रहते ही प्रोलॉन्ग और ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर के बारे में पता चलेगा। तो हमें मालूम है कि अगर डिलीवरी डिले हो रहा है तो बेबी जो है, फिटस जो है वो डिस्ट्रेस में होगा, फिटस डिस्ट्रेस में होगा, फिर पैदा होगा तो उसको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। तो ये बच्चा जो होगा वो हमारा रिस्क फैक्टर है। दूसरा लाइक सेडेशन ड्यूरिंग द लेट स्टेज ऑफ लेबर, अगर मान लीजिए डिले हो गया है, लास्ट स्टेज में लाइक डिलीवरी के लिए हमें सेडेशन देना पड़ रहा है मदर को, तो उस कंडीशन में भी जो डिलीवरी होती है उसमें भी बच्चा जो होगा उसको सांस लेने की दिक्कत हो सकती है। चौथा, प्री एक्लाम्सिया और एक्लाम्सिया, यानी कि अगर महिला का बीपी बहुत ज्यादा हाई हो गया, यानी कि 160/110 से अबव चला गया है, या महिला को झटके आ रहे हैं, तो उस कंडीशन में भी ये है कि बच्चा जो पैदा होने वाला है उसको सांस लेने की दिक्कत होगी। या कोई ऐसा बच्चा जिसको ऑलरेडी हमें अल्ट्रासाउंड में पता चल गया है कि बच्चे के लाइक कॉर्ड अराउंड नेक है, या बच्चे का मतलब गर्भ के अंदर बच्चे का लाइक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अच्छी तरीके से नहीं हुआ है, तो वो बच्चा भी हमारा रिस्क फैक्टर में आएगा। या एपीएच, एंटीपार्टम हेमरेज, मतलब बच्चे से पहले ही प्लासेंटा ने अपना जगह छोड़ रखा है, तो उस कंडीशन में भी बच्चे को लाइक सांस लेने की दिक्कत हो सकती है। तो ये जो कुछ लाइक 6-7 जो रिस्क फैक्टर है, अगर ये इस तरीके की मदर हमारे पास आती हैं तो हमें पहले ही सावधान रहना चाहिए, और हम पहले ही अपनी तैयारी बना के रखेंगे कि मे बी ऐसा हो सकता है कि ऐसे महिलाओं से पैदा होने वाले बच्चे हमारे सांस लेने में उनको दिक्कत हो सकती है। नेक्स्ट मैं आप लोगों से ये पूछना चाहूंगी कि लाइक टोटल 17 फैसिलिटीज हैं जिन्होंने अटेंड किया हुआ है आज का सेशन, उनमें से कितने लोगों के लेबर रूम में और ओटी में रेडिएंट वार्मर है? जिनके लेबर रूम में और जी मैम, स्वास्थ्य में है। वीडियो करके करना पड़ेगा। दो लेबर रूम में दोनों में एक है। वो बताएं। स्वास्थ्य हमारे पास ये रेडिएंट वार्मर है। मैंने आप सब लोगों को रिक्वेस्ट किया था 0 सेशन के बाद ही कि लाइक आप लोग सारे ट्रेस बना के अपने लेबर रूम का लाइक फोटोज लेके आप लोग ग्रुप में डालिए, ताकि एक दूसरे से हमें पता चले कि लेबर रूम में क्या होना चाहिए, कौन सा बेस्ट है। हम एक दूसरे से सीख सकते हैं कि लाइक अपने लेबर रूम में किस तरीके से चीजों को अरेंज करना है। अब लाइक हमारे पास न्यूबॉर्न कॉर्नर की हम बात करते हैं, तो क्या क्या न्यूबॉर्न कॉर्नर में हमारे पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए, तो मैं आप लोगों से जानना चाहूंगी। आप लोग मुझे बताओ कि हर हॉस्पिटल में लाइक लेबर रूम में एक कॉर्नर का मतलब बिल्कुल कोना नहीं, कॉर्नर इसलिए बोला गया है कि लाइक
एक जगह जहाँ पे कि बच्चे से रिलेटेड हर एक सामान वहां पे हो। तो क्या क्या सामान होना चाहिए न्यूबॉर्न मतलब इसेंशियल न्यूबॉर्न केयर देने के लिए? अच्छा, और भी सिंपल करती हूँ मैं। आप लोग मुझे बताओ लेकिन आपके लेबर रूम के अंदर बच्चे से रिलेटेड क्या क्या सामान रखा हुआ है जरूरत पड़ सकती है बच्चे को? वार्मर है मैम, सक्शन मशीन है। सक्शन, वेरी गुड। और अम्बू बैग, एम्बू बैग, ऑक्सीजन सिलेंडर, वार्मर, वार्मर बोल ऑलरेडी, लैरिंगोस्कोप है मैडम। लैरिंगोस्कोप, लैरिंगोस्कोप, ओके एडवांस के लिए, वेरी गुड। ईटी ट्यूब, इंडोट्रैकेल ट्यूब, कॉर्ड क्लैम्प, कॉर्ड क्लैम्प, म्यूकस सकर, विटामिन के, वेरी गुड। विटामिन के इंजेक्शन, या कॉर्ड क्लैम्प, सीजर, कॉर्ड क्लैम्प, सीजर, वेरी गुड। ठीक है, ऑलमोस्ट आप लोगों ने कवर किया कि क्या क्या चीजें इसेंशियल न्यूबॉर्न केयर एरिया में होना चाहिए। तो सबसे पहले आप लोगों ने बताया रेडिएंट वार्मर होना चाहिए, हमारे पास सक्शन मशीन होना चाहिए, ठीक है। और क्या होना चाहिए हमारे पास? ऑक्सीजन सिलेंडर होना चाहिए जो कि आपने बताया। वेट मशीन मैम, स्टेथोस्कोप, ड्राई टॉवेल, ड्राई एंड क्लीन टॉवेल, वार्म टॉवल होना चाहिए, विथ बीटाडीन, स्टेथोस्कोप, वेरी गुड। चलो यहाँ पे तो क्या होगा हमारा, ऑलरेडी हमने पिक्चर्स में देखा जो चीज आपने मिसिंग की थी वो थी हमारा वॉच। वॉच किसी ने भी नहीं बोला, वॉच का होना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास। सेकंड हैंड वॉच हमारे पास होना चाहिए, तभी तो हम 1 गोल्डन मिनट जो कहते हैं उसको हम फॉलो कर पाएंगे। इसके अलावा और क्या क्या चीज होना चाहिए जो आपने ऑलरेडी बोला कि हमारे पास प्री वार्म टॉवल, 2 टॉवल होना चाहिए, कॉटन स्वैब होना चाहिए, म्यूकस स्ट्रक्चर होना चाहिए, बैग एंड मास्क होना चाहिए, और उसमें दोनों साइज का मास्क होना चाहिए, 0 और 1 साइज का, क्योंकि हमें नहीं पता कि लाइक हो सकता है कि प्रीटर्म बच्चा होगा तो प्रीटर्म में तो आपको 0 साइज की जरूरत है, टर्म में आपको 1 साइज का, या अगर मान लो लो बर्थ वेट बेबी है उस कंडीशन में, IUGR बेबी है उस कंडीशन में आपको 0 मास्क की जरूरत हो सकती है। स्टेराइल आपके पास कॉर्ड क्लैंप या थ्रेड होना चाहिए, नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब होना चाहिए, स्टेराइल ग्लव्स होना चाहिए, विटामिन के इंजेक्शन, निडल एंड सिरिंज हमारे पास होना चाहिए। आइडेंटिफिकेशन बैंड भी हमारे पास होना चाहिए, विटामिन के और इंजेक्शन आप लोगों ने ऑलरेडी बोला। तो ये सारी चीजें हमारी जो कि इसेंशियल न्यूबॉर्न एरिया में होना चाहिए। अगर मान लीजिए कि आपके एरिया में अगर कोई भी चीज अगर मिसिंग है तो प्लीज आप लोग उस चीज को मेक श्योर करिए कि आपके पास वो अवेलेबल होगा। ये ऐसा नहीं कि आपके अस्पताल में सब चीजें नहीं है, हो सकता है कि एक जगह पे ना हो, तो उस चीजों को आपको एक जगह पे रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों से कि आप क्या करोगे अगर पैदा होते ही बच्चा नहीं रो रहा है, तो इमीडिएटली आफ्टर बर्थ आपको क्या करना चाहिए, क्या करते हो? माउथ और नोज को क्लीन करके म्यूकस सकर से म्यूकस एक्सट्रैक्ट करेंगे। वेरी गुड। और वार्म करेंगे बेबी को, क्लीन करेंगे, और रूम हीटर जो वार्मर है बेबी का उसको ऑन करके रखेंगे, और ऑक्सीजन रखेंगे वार्मर को, जो वार्मर ऑन करके रखेंगे, रूम उसको गर्मी आनी चाहिए बॉडी में, और क्लीन करेंगे बेबी को, रब करके क्लीन करेंगे उसकी म्यूकस क्लीन करके, फिर उसको रैप करेंगे, ऑक्सीजन उसको लगाएंगे विथ बेबी मास्क से, और क्राई के लिए उसको फुट पर वो पिंच करेंगे, बेबी को क्राई करने के लिए बैक भी रब करेंगे, बैक साइड में रब करेंगे उसको। थैंक यू सो मच। आज का सेशन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत इंटरेक्टिव सेशन है आज का हमारा। आपने एक चीज बोला कि हम रेडिएंट वार्मर ऑन करेंगे, इस पे मेरा दूसरा सवाल है आप लोगों से कि लाइक रेडिएंट वार्मर हमें कितने देर पहले ऑन करके रखना चाहिए? हाफ एन आवर पहले, हाफ एन आवर क्यों हम हाफ एन आवर पहले ऑन करके रखते हैं? शीट्स वार्म करनी होती है, टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर से मेंटेन करे उसका टेम्परेचर। वेरी गुड, क्योंकि अगर हमने तुरंत ऑन किया तो तुरंत का तुरंत गर्म नहीं हो सकता,
इसीलिए हाफ एन आवर पहले हम ऑन करके रखते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रिपरेशन की। रिससिटेशन के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है और क्या क्या चीजें हमें प्रिपेयर करके रखनी होती है। तो डिलीवरी के आधे घंटे पहले हमें आप लोगों ने बताया कि हमें रेडिएंट वार्मर को ऑन रखना है। में चाहे रिस्क फैक्टर वाली डिलीवरी हो या नॉर्मल हो या जैसी भी डिलीवरी है, आपको रेडिएंट वार्मर आपका हर डिलीवरी से आधे घंटे पहले ऑन होना चाहिए। रिससिटेशन ट्रे जो है भले जरूरत होगी तो मैम, हाँ जी बोलिए। मैम आधे घंटे पहले क्यों ऑन करना चाहिए? आधे घंटे पहले हम इसलिए ऑन करके रखते ताकि वो हमारे रूम का भी टेम्परेचर जो वो मेंटेन हो। क्योंकि अगर मान लो आपने तुरंत ऑन किया, अभी तुरंत बच्चा पैदा हुआ, बच्चा रो नहीं रहा है, आपको रेडिएंट वार्मर पे ले जाना है, तो आप रेडिएंट वार्मर पे लेके बच्चे को गए, आप रेडिएंट वार्मर ऑन कर रहे हो तो उसको अपना टेम्परेचर मेंटेन करने में भी टाइम लगता है। तब तक आप बेबी का वार्म मेंटेन करके नहीं रख पाएंगे, इसलिए हम उसको पहले ऑन कर। और जो दो टॉवल, वार्म टॉवल की हम बात कर रहे हैं, उस टॉवल को हम रेडिएंट वार्मर पे ही रख देते हैं ताकि वो टॉवल भी गर्म हो, और जैसे बच्चा पैदा हो उस बच्चे को हम ड्राई किस टॉवल से करें, उसी वार्म टॉवल से करें। ये मेन होता है आधे घंटे पहले ऑन करने के लिए। क्योंकि मोस्टली लेबर रूम का टेम्परेचर क्या होता है 25 डिग्री या 26 डिग्री, लेकिन जो बेबी हमारा पैदा होता है उसके लिए हमें टेम्परेचर को लाइक 36.5 अबव टेम्परेचर हमें चाहिए। तो इसलिए हम रेडिएंट वार्मर का टेम्परेचर 36.5 या 37 डिग्री सेल्सियस करके रखते हैं। तो दूसरी चीजें क्या है कि आपका रिससिटेशन ट्रे मेंटेन होना चाहिए, रेडी होना चाहिए। क्या क्या चीजों की जरूरत है वो हर एक चीज उसमें होना चाहिए। आपको बैग एंड मास्क पहले ही लेके यूज करना है कि वेदर वो काम कर रहा है कि नहीं, फंक्शनल है कि नहीं है, आपको पहले चेक करके रखना चाहिए। ऑक्सीजन सिलेंडर आप चेक कर दोगे कि ऑक्सीजन में उसमें ऑक्सीजन है कि नहीं है। वार्मर देख चेक करना है कि रेडिएंट वार्मर कि नहीं। लिख दिया फाइल में, लिख दिया, फिर पंगा इसको म्यूट कर लीजिए। अनीता प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। मास्क आपको चेक करना है कि दोनों साइज का मास्क हमारे पास अवेलेबल है कि नहीं है। क्या करेंगे लाइक रिससिटेशन का स्टेप्स अब हम बात करेंगे। अगर कोई बच्चा हमारा जैसे कि पैदा होते ही बच्चा नहीं रोया है तो हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहला स्टेप जो है आपका, बच्चा अगर हमारा नहीं रोया है तो विद इन 30 सेकेंड के अंदर आपको क्या क्या चीजें फॉलो करनी है। सबसे पहले आप क्या करोगे कि बेबी को आपको टॉवल में, वार्म टॉवल में लेना है और बेबी को आपको ड्राई करना है। अगर बेबी ड्राई नहीं कर रहा है तो इमीडिएटली आपको कॉर्ड को कट करके क्लैंप करना है और बेबी को आप रेडिएंट वार्मर के ऊपर लेके जाएंगे। तो याद रखो कि मदर के एब्डोमेन पे हमें दो चीज करना है। अगर बच्चा पैदा होते ही बच्चा नहीं रो रहा है तो इमीडिएटली हमें माँ के पेट पे दो चीज करना है। क्या कि बेबी को सबसे पहले हमें वार्म टॉवल से ड्राई करना है और उस टॉवल को रिमूव करके, दो टॉवल इसीलिए हम रख रहे हैं, एक टॉवल से बेबी को ड्राई किया, टॉवल को हटाया, दूसरे टॉवल में बेबी को रैप किया, इमीडिएटली कॉर्ड को कट किया, कट करके हम रेडिएंट वार्मर पे लेके चले जाएंगे। ठीक है, रेडिएंट वार्मर पे जाने के बाद अब आपको क्या फॉलो करना है, PSSR। तो फर्स्ट P का मतलब पोजीशन, तो आपको पोजीशन देना है बेबी को। कैसे पोजीशन दोगे, बेबी को जब लेटाओगे तो बेबी का सर जो होना चाहिए हमारे सर की तरह, हमारे फेस की तरह बेबी का हेड होना चाहिए। और पोजीशन कैसे दोगे, शोल्डर रोल लगाओगे। तो इसीलिए आपने देखा होगा रिससिटेशन ट्रे में लिखा है शोल्डर रोल। तो शोल्डर रोल को आपको शोल्डर के नीचे, आप ये पिक्चर देख पा रहे होंगे, शोल्डर रोल को आपको शोल्डर के नीचे लगाना है। उसके बाद क्या करेंगे हम, सक्शन। ऐसे से क्या है, सक्शन। तो सबसे पहले आपको माउथ में सक्शन करना है, फिर आपको नोज में सक्शन करना है। तो जो सक्शन ट्यूब होगा लाइक माउथ में जब आप करेंगे तो आपको ध्यान देना है कि 5 सेंटीमीटर से ज्यादा इंसर्ट अंदर नहीं करना है। जब नोज में करोगे तो 1 to 2 सेंटीमीटर तक ही आप उसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करोगे आप, स्टिमुलेशन करोगे। अगर मान लो ये दो करने के बाद भी बच्चा नहीं रोया, देन आप स्टिमुलेट करोगे। कैसे, बच्चे को बैक पे आपको इस तरीके से
रब करना है। अगर बच्चा अभी भी नहीं क्राई किया है देन आपको बच्चे को रीपोजिशन देना है, क्योंकि आपने बच्चे को करवट दिलाई है, शोल्डर रोल खिसक गया है, तो आपको दोबारा से बच्चे को अच्छी तरीके से शोल्डर रोल लगाना है। तो इतना काम, यानी कि ये 6 स्टेप जो है आपको 30 सेकंड के भीतर भीतर आपको कर लेनी है। 2 स्टेप माँ के पेट पे, बच्चे को ड्राई एंड कॉट कट करना है। रेडिंग फॉर्मेट पे जाके आपको पीएसए स्टार्ट करना है। पोजिशनिंग, सक्शन, स्टिमुलेशन एंड रिपोजिशन। बहुत से बच्चे जो होते हैं, आपने देखा था, अभी हमने देखा कि लाइक 80% बेबीज जो होते हैं ये यहीं पे क्राई कर जाते हैं। इन केस बेबी क्राई नहीं करता है तो अब हम उसको क्या करेंगे, बैग एंड मास्क यानी कि एम्बू बैग देना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि हमें पता होना चाहिए कि हमें मास्क कहाँ पे रखना है, करेक्ट एरिया क्या है। नीचे आप देख रहे होंगे कि पहला पिक्चर आप देख पा रहे हो कि गलत है। क्यों? क्योंकि आप ये मास्क देखो चीन के नीचे है, तो जब आप एयर दोगे ना एम्बू बैग पे दबाओगे तो क्या होगा, बाहर की तरफ निकलेगा। दूसरा आप देख रहे हो कि दूसरा भी अच्छी तरीके से कवर नहीं किया गया, तो अच्छी तरीके से इसका नोज कवर नहीं है। तीसरा आप देख पा रहे हो कि बहुत करेक्ट पोजीशन है। क्या क्यों करेक्ट है? जिसमें कि माउथ, नोज और चीन जो है अच्छी तरीके से कवर्ड है। तो इस होना चाहिए। आप एम्बू बैग को फुलाओ तो पूरा पूरा एयर जो है अंदर की तरफ जाएगा, एयर जो है सिर्फ बाहर चल रही सबकी निकले। ऊपर से अरे इन जीजू को दिया एम्बू बैग लेंगे, एम्बू बैग को देखना है कि कौन सी साइड आपको मास्क पालक नहीं है क्या? तो बच्चे पालक है चेहरे पे रखना हमने मुंह और ये से कवर हो सके। इस तरीके से हम मास्क को कैसे तरीके से आपको थंब फिंगर और इंडेक्स फिंगर, ये मिडिल फिंगर चीन को ऐसे एक्सटेंड करते हैं, चीन को हम ऐसे हो जाए, तो जब भी हवा दो तो डायरेक्ट वो हवा अंदर की तरफ जाए। इस तरीके से एम्बो बैग करना है। वीडियोस आप लेके जब एसडीए ऐप जब आप लोग खोलोगे आज इस सेशन के बाद आप लोग प्लीज सेफ डिलीवरी ऐप खोलिएगा, उसमें न्यू बॉडी ससिटेशन का वीडियो ओपन करके देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि मास्क का करेक्ट पोजीशन कैसे हमें रखना होता है, कैसे उंगलियों का हमें अपने इस्तेमाल करना है, उसमें आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। उसके बाद आपको देखना है कि आपके पास ऑक्सीजन सिलेंडर है या नहीं है। अगर हमारे पास सब कुछ है तो अब हम एम्बू बैग स्टार्ट करते हैं। तो एम्बू बैग आपको कैसे देना है, आपने चेक कर लिया कि आपका एम्बू बैग भी सही है, सब कुछ काम कर रहा है, मास्क भी आपके पास है। तो सबसे पहले हमने मास्क को प्लेस किया और 5 बार आपको देनी है। जैसे ब्रीथ पे दबाओगे, 2 3 पे छोड़ना है, क्योंकि वो सेल्फ इन्फ्लेमेटरी मास्क है, आप दबाते हो अपने आप वो फूलेगा। ठीक है, ब्रीथ 2 3, ब्रीथ 2 3, ब्रीथ 2 3, ब्रीथ 2 3, 5 बार देना है। और आपकी आंखें जो होगी वो बच्चे के होनी चाहिए। जब आप दे रहे हो तो क्या बच्चे की चेस्ट उठ पा रही है कि नहीं? जय मां, प्लीज आप अनम्यूट कर लीजिए। एम्बू जब दोगे तो और आप देखना है क्या है कि बच्चे की जब आप एम्बू बैग प्रेस कर रहे हो तो क्या बच्चे की चेस्ट उठ रही है या नहीं। अगर बच्चे के दोनों साइड का चेस्ट बराबर उठ रहा है इट मीन्स कि आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में एम्बू बैग सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। 30 सेकंड्स के लिए कंटिन्यू करना है। 30 सेकंड के लिए आप कंटिन्यू ब्रीथ 2 3, ब्रीथ 2 3, ब्रीथ 2 3, ब्रीथ 2 3 ऐसे आपको चेक करना है। 30 सेकंड के बाद आप अपने कलीग को, कोई भी आपके साथ जो है उसको आप बोलोगे कि आप लाइक कॉर्ड में पल्स चेक करें या स्टेथोस्कोप से हार्ट बीट उस बच्चे का चेक करें। कॉर्ड में पल्स अगर आप चेक कर रहे हैं क्योंकि कॉर्ड ऑलरेडी कट चुका है तो आपको 6 सेकंड के लिए चेक करनी है। 6 सेकंड में आपको देखना है कि आपको कितना कॉर्ड में पल्स आपको फील हो रहा है। जितना फील होगा उसको आपको 10 से मल्टीप्लाई करना है तो हमें 1 मिनट का पता चल जाएगा कि 1 मिनट में कितना है।
फॉर एग्जाम्पल कि 6 सेकंड में मैंने क्वाड में पल्सेशन चेक किया और 6 सेकंड में मेरे को 10 टाइम मिला, यानी कि 10 into 10 100, यानी कि 1 मिनट में 100 इसका पल्स रेट है। ठीक है, तो अगर 100 है या 100 से अबव है, बच्चा हमारा डेंजर से बाहर निकल रहा है। ठीक है, तो हम एम्बू बैग को रिमूव करेंगे। लेकिन इन अगर हमारा बच्चे का पल्स रेट 100 से कम है तो क्या करोगे, आप एम्बू बैग कंटिन्यू रखोगे और अपने कलीग से कहोगे कि एम्बू बैग में ही ऑक्सीजन कनेक्ट करो और तुरंत के तुरंत पीडियाट्रिशियन को इन्फॉर्म करना है। ये है आपका गोल्डन 1 मिनट। इतना काम आपको के अंदर अंदर करने आना चाहिए। तो ये रिससिटेशन कॉल फॉर एडवांस हेल्प। अगर इनकी अगर बेबी का जैसे मैंने बताया, प्लीज रिपीट द होल थिंग 1 मिनट का एक बार। कोई कुछ पूछ रहा है प्लीज? 1 मिनट का एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए प्लीज। मैं 1 मिनट जो गोल्डन मिनट है उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया 30 सेकंड्स में। फर्स्ट 30 सेकंड जो है, फर्स्ट 30 सेकंड में हमें 6 स्टेप। जयमाला प्लीज म्यूट कर लीजिए प्लीज। तो फर्स्ट 30 सेकंड में आपको क्या करना है, अगर बेबी क्राई नहीं करता है तो बेबी को सबसे पहले हमें ड्राई करना है। ड्राई करके इमीडिएट उसका कॉर्ड को कट करना है, रेडिएंट वार्मर पे ले जाना है और रेडिएंट वार्मर पे आपको 4 स्टेप फॉलो करना है। क्या? पोजीशन, सक्शन, स्टिमुलेशन एंड रिपोजिशन। अगर इतने में बच्चा रो देता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर बेबी नहीं क्राई करता है तो अब हम उसको एम्बू बैग देंगे। तो एम्बू बैग कैसे देना है आपको? तो आपको जैसे मैंने बताया, मास्क करेक्ट पोजीशन में आपको रखना है और सबसे पहले 5 बार आपको एम्बू बैग करके देखना है कि आप सही डायरेक्शन में आप दे रहे हो कि नहीं। तो डायरेक्शन में कैसे पता चलेगा? तो जब भी हम एम्बू देंगे तो बच्चे का जो छाती है वो बराबर ऊपर की तरफ उठनी चाहिए। अगर उठ रहा है हम 30 सेकंड के लिए कंटिन्यू करेंगे। 30 सेकंड तक कंटिन्यू करते हुए आपको क्या करना है, आपको अपने कलीग से बोलना है कि वो कॉर्ड में पल्सेशन चेक करे 6 सेकंड के लिए। जितना कॉर्ड में पल्सेशन आएगा उसको हमें 10 से मल्टीप्लाई करना है ताकि हमें पता चल जाए कि 1 मिनट में कितना पल्स रेट उसका है। अगर पल्स रेट 100 से कम होता है, इट मींस बच्चा अभी भी हमारा डेंजर में है। क्या करोगे? आपको सबसे पहले आपको अपने हेल्प के लिए, एडवांस हेल्प के लिए आवाज देना है, बुलाना है आपके दूसरे कलीग को। बैग एंड मास्क कंटिन्यू करना है और उसमें ऑक्सीजन कनेक्ट करके, सिंपल बैग एंड मास्क नहीं दोगे, ऑक्सीजन कनेक्ट करके आपको बैग एंड मास्क देना है और आप उसको उसका हार्ट रेट आपको काउंट करना है और तुरंत अपने पीडियाट्रिशियन को इन्फॉर्म करना है। ये था हमारा बेसिक न्यूबॉर्न रिससिटेशन। ये लाइक एम्बू बैग कैसे आपको देना है, लाइक हम स्क्यूज 2-3, स्क्वीज 2-3 या ब्रीथ 2-3, ब्रीथ 2-3 इस तरीके से आपको करके आप इसको कंटिन्यू करोगे 30 सेकंड के लिए। 30 सेकंड में भी अगर 100 से कम आएगा देन आपको ऑक्सीजन के साथ एम्बू बैग को कंटिन्यू करना है। इन केस कि मान लीजिए कि आपके पास अगर एनआईसीयू नहीं है तो आप एम्बू बैग और ऑक्सीजन के साथ हायर सेंटर पे बच्चे को रेफर करोगे। अगर एनआईसीयू है तो आपको बच्चे को एनआईसीयू में आपको रेफर करना होगा। कैसे पता चलेगा लाइक हमें बच्चे की सांस, ये बीप कैसे करना है? हेलो हेलो, ये प्रेस कैसे करना है आप कह रही हो? एम्बू बैग को 1 2 3 क्या कहते हो? या एम्बू बैग को जैसे मैंने दबाया तो ब्रीथ 2-3 पे छोड़ना है, वो अपने आप वो फिर से फूल जाएगा एम्बू बैग। ब्रीथ 2-3, ब्रीथ राइट, ब्रीथ 2-3 इस तरीके से 30 सेकंड तक आपको देना है। ठीक, कितनी बार देना है 30 सेकंड्स में? मैम 30 सेकंड तक आपको कंटिन्यू देना है। ब्रीथ 2-3 आपको 30 सेकंड में कंटिन्यू देना है आपको। ये नंबर ऑफ टाइम्स नहीं है, ये कितने नंबर ऑफ टाइम्स देना है?
मैम नंबर ऑफ टाइम्स तो मैं वो करके बता पाऊंगी आपको, अदरवाइज 30 सेकंड तक आपको ये Okay. में देना ही देना है। Right. यस मैम। आई थिंक इट्स लाइक 30 मैम, 30 टाइम हमारा हो जाता है और मैं इसको प्रैक्टिस करके आपको काउंट कर मैं बता पाऊंगी कि लाइक कितने हम 30 सेकंड में कितनी बार यूज कर सकते हैं हम इसको। Right. Thank you. थैंक यू मैम। सो अब हम कैसे लाइक हमें पता चलेगा कि बच्चा जो है हमारा बिल्कुल सही है, डेंजर से बाहर है। तो अगर बच्चे की रेस्पिरेटरी रेट अगर 40 to 60 ब्रीथ पर मिनट अगर हो गया है, इट मीन्स कि बच्चा हमारा डेंजर से बाहर है। बच्चा जब सांस ले रहा है तो दोनों तरफ की छाती बराबर उठ रही है बच्चे की, कोई घरघराहट की साउंड नहीं है, आवाज नहीं आ रही है, छाती बिल्कुल अंदर की तरफ नहीं धंस रही है। बच्चे का कलर देख के बच्चा बिल्कुल पिंक या रेड कलर में दिख रहा है, यानी कि बच्चा हमारा बिल्कुल स्वस्थ है, डेंजर से बाहर है। अगर मान लो बच्चे की सांस अच्छी तरीके से नहीं आ रही है, अगर अच्छी तरीके से बच्चे की सांस आ गई है तो हमें बच्चे को माँ को हैंड ओवर करना है और ब्रेस्ट फीडिंग के लिए मदर को बताना है। और लाइक हमें हर आधे घंटे पे बच्चे का वाइटल्स चेक करते रहना है, टेम्परेचर, हार्ट रेट और उसका पल्स रेट हम उसको हर हाफ एन आवरली हम उसका 2 घंटे तक चेक करते रहेंगे। सो अब हम बात करेंगे पोस्ट सेशन क्विज का, कि जो हमने स्टार्टिंग में आपसे पूछा था क्वेश्चंस, उसके बारे में लाइक अब फिर से सेम क्वेश्चन आप लोगों से मैं पूछूंगी कि लाइक एनबीआर ट्रे में कितने मास्क होने चाहिए अवेलेबल? 2 होने चाहिए मैम। कि बच्चा पैदा होते ही बच्चे को कहाँ रखना चाहिए? वार्मर में। तो सेंटेंस में कहीं मेंशन नहीं कि बच्चा क्राई कर रहा है या नहीं कर रहा है। कि अगर बेबी नॉर्मल बेबी है, बच्चा पैदा होते ही अगर क्राई कर रहा है तो भी हम उसको वार्मर में रखेंगे? यस मैम। मदर वार्मर में रखेंगे मैम। तो कहाँ पे बताओगे रिससिटेशन के टाइम पे? यस मैम, सॉरी दोबारा से बोलिए। कहाँ प्लेस करोगे? जो एम्बू बैग जब आप देते हो, एम्बू बैग कहाँ प्लेस करना होता है? वार्मर में शोल्डर रोल करने के बाद। ओके मैम, ये क्वेश्चन दोबारा करिए प्लीज। कब दोगे? कब एम्बू बैग आपको देना चाहिए बच्चे को? जब बेबी इमीडिएटली क्राई नहीं करे और हाँ रिससिटेशन में करना चाहिए मैम। और पल्स रेट 100 से कम हो। ओके पल्स रेट 100 से कम हो। ब्रेडिकार्डिया मैम, हार्ट रेट 10 बिलो 10। ब्रेडिकार्डिया हो बिलो 100 पर मिनट। चलो अब हम लोग आंसर, अगर हो मैम। फर्स्ट आंसर आप लोगों ने सब लोगों ने सही दिया था हमारे को कि 2 मार्क्स होने चाहिए, 0 साइड एंड 1 साइड। सेकंड क्या है हमारा कि बच्चे को इमीडिएटली हमें मदर के एब्डोमेन पे रखना है। मदर के एब्डोमेन पे रखोगे तभी तो बच्चे को ड्राइव भी कर सकते हो, फॉल भी कर सकते हो, या प्राथमिक होके चले जाएंगे वार्मर पे। मैम, जिसका सीएस हुआ उसके लिए क्या कर सकते हैं? हाँ जी, जिसका सीएस हो उसके बेबी को पेट पे कैसे रखेंगे? जिसका सीजर है उसको कैसे रखेंगे? उसको भी रखते हैं जी। तो लाइक अगर सीजर हुआ तो उस कंडीशन में आप नहीं रख सकते। उस कंडीशन में आप बेबी को टॉवल में रिसीव करो, नहीं तो ड्रिप्स पर रख लो। अगर सीजर हो रखा है तो उस टाइम पर हम टॉवल में रिसीव कर। नेक्स्ट आपको क्या है पूछा था कि आपको मास्क रखना है, किस तरीके से आपको टाइप का जो मास्क। मैम, मैंने फीवर में कहा, मैंने कहा है। हेलो हेलो हाँ जी मैम, मैंने फीवर नहीं कहा। अगर किसी मदर का जैसे सीएस होता है, एलएस, तो
तो उसके बेबी को कैसे उस पे मतलब रखेंगे पेट पे? उसको पेट पे नहीं रखेंगे सिस्टर, तो मैंने बोला कि हम जो वार्म टॉवल है, आप वार्म टॉवल में बेबी को रिसीव कर लीजिए और कॉर्ड को क्लैंप करिए, फिर बेबी ट्राई करके फिर हम उसको रेडिएंट वार्मर पे लेके जाएंगे। चीज होती है ना कि जब प्रैक्टिकल सामने तो दिख रहा है कि लाइक आप बेबी को मदर के अपने को नहीं रख सकते हो, उसको टॉवल में लोगे, वार्म टॉवल में लोगे, लेकिन ट्रे में आपको नहीं लेना है, मेटालिक ट्रे में आप उसको रिसीव नहीं करोगे। थर्ड आंसर क्या है, मास्क आपको कहाँ रखना है, बेबी के माउथ पे, जिससे कि बेबी का माउथ, नोज और चिन अच्छे से कवर हो सके। तो फिर आपका क्वेश्चन था क्या बैग एंड मास्क कब दोगे, तो जब बेबी हमारा क्राई नहीं करता है और जिससे आपने PSSR भी दे दिया, यानी कि PSSR 30 सेकेंड्स के बाद भी बेबी अगर क्राई नहीं करता है, देन आप उसको एम्बू बैग आप उसको देना स्टार्ट करोगे। आपको लाइक ज्यादा क्राई नहीं कर रहा है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहली चीज बेबी को आपको ड्राई करना है, उसके बाद आप कॉर्ड को कट कर फिर आप बेबी को रेडिएंट वार्मर में लेके देन वहां पोजीशन देना है, फिर सब करना है, सिमुलेट करोगे और देन पोजीशन करोगे। ठीक है, तो ये आपका सीक्वेंस है। तो बेबी को तो देख लेते इसकी कंडीशन कैसी है, इसको अच्छे से क्लीन करके विटामिन के लगाते हैं, रैप करके देख लेते हैं। कहाँ चल रही है, कट रही है। अगर तुम तो कभी सीरियस होके ले रही हो, मैं तुमसे कर लीजिए मेरे चलिए पकड़ रहा है मुझे, तो चल रही है। यस, तो ये आपका करेक्ट वे था रिससिटेशन का, कि इस तरीके से ये स्टेप्स आपको फॉलो करना है। तो आज का की मैसेज जो है हमारा स्टैंडर्ड नंबर 12 का, वो क्या है कि आपको न्यूबॉर्न रिससिटेशन कब देना है, जब बेबी आपका क्राई नहीं कर रहा है इमीडिएटली आफ्टर बर्थ, तो उस कंडीशन में हम रिससिटेशन देते हैं। और रिससिटेशन कितने बच्चों को जरूरत पड़ती है, तो 9 से 10% ऐसे बेबीज होते हैं जिनको की न्यूबॉर्न रिससिटेशन की जरूरत पड़ती है। इमीडिएट केयर कॉर्नर में लाइक बेबी को इंटेंसिव केयर प्रोवाइड करने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी होना चाहिए, रिससिटेशन का सारा सामान आपके पास होना चाहिए, वार्मथ मेंटेन करने के लिए, और लाइक इनिशियल जो बच्चे होते हैं उसको सारी चीज आपके पास लेबर रूम के जो न्यूबॉर्न कॉर्नर एरिया है वहाँ पे ये सारी चीजें आपके पास होना चाहिए। गोल्डन मिनट्स का क्या इम्पोर्टेंस है, किस तरीके से गोल्डन मिनट को आपको फॉलो करना है, 1 से 30 सेकंड में और 30 से 60 सेकंड में, वो चीजें हमने, ये मेन इम्पोर्टेंट चीज है आपका न्यूबॉर्न रिससिटेशन जब भी आप प्रोवाइड करते हैं। सो रेफरेंस के लिए आप लाइक कॉम्पेंडियम्स आपको इंग्लिश हिंदी दोनों में, लाइक बहुत से हॉस्पिटल से ये आ रहा है कि जो पीपीटीज है वो इंग्लिश में है, तो मैंने हिंदी कॉम्पेंडियम भी आपको शेयर किया हुआ है। उस कॉम्पेंडियम में यही पीपीटीज है जिनका कि हिंदी वर्जन है, तो आप पेज नंबर 45-55 देख सकते हैं। दूसरा, सेफ डिलीवरी ऐप, अगर आपको वीडियोस देखनी है तो आप सेफ डिलीवरी ऐप खोल के आप उसमें मॉड्यूल नंबर 12 या 13 है जो कि न्यूबॉर्न रिससिटेशन मॉड्यूल है, उसमें आप जाके वीडियोस देख सकते हो, और हिंदी की मटेरियल्स जो है उसमें तो आपका है। और लाइक नेक्स्ट ट्रेनिंग वाला जो है आपका स्टैंडर्ड 12 जो है आपका, वो पेज नंबर 100 to 105 में है, और एसडी मॉड्यूल आपका न्यूनेटल रिससिटेशन में भी है। इसका लाइक न्यूबॉर्न रिससिटेशन का एक वीडियो भी आपको शेयर करेंगे, और पार्टोग्राफ का भी, कि किस तरीके से आपको पार्टोग्राफ फिल करना है,
और कल 3 बजे हम पार्टोग्राफ का प्रैक्टिस सेशन रखेंगे। तो प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग पार्टोग्राफ का प्रिंट आउट निकाल के लेकर के आइएगा। नेक्स्ट सेशन होगा आपका नेक्स्ट थर्सडे को, जिसमें कि आपका स्टैंडर्ड नंबर 7, स्टैंडर्ड 8 एंड स्टैंडर्ड 9 कवर किया जाएगा। सेफ एंड क्लीन बर्थ, एसेंशियल न्यूबॉर्न केयर एंड एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। किसी को कोई क्वेश्चन है इसमें? आज नेट का काफी प्रॉब्लम रही है, थोड़ा सा क्लास सही से नहीं हुआ। आज नेट में प्रॉब्लम थी या डिस्टरबेंस ज्यादा हो रहा था? यहाँ पे डिस्टरबेंस ज्यादा था, समझ नहीं आया। मैडम कोई बुक भी है क्या इसकी अलग से? वो कॉम्पेंडियम नाम से 2 फाइल मैंने शेयर किया हुआ है आप लोगों को, इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही है। तो उसके अंदर जाके आपको जितने भी जो 7 क्लिनिकल सेशन है वो सारे इसमें से रेफर कर सकते हैं। अगर किसी के पास नहीं है कोई भी हॉस्पिटल, तो प्लीज अपने कोर ग्रुप में मुझे मैसेज करिए, मैं दोबारा से व्हाट्सएप पे आपको शेयर करती हूँ। और वीडियोस ओके मैडम। अगर आपको वीडियोस चाहिए तो आपको सेफ डिलीवरी ऐप, आप प्ले स्टोर में जाइए, सेफ डिलीवरी ऐप को डाउनलोड करिए। अगर आपको हिंदी वर्जन में चाहिए तो आप हिंदी लैंग्वेज को चूज करेंगे। अगर इंग्लिश में चाहिए तो इंडिया इंग्लिश करके आपको चूज करना है और उसको आप इंस्टॉल कर लीजिए, तो सारे वीडियोस आपको उसमें मिल जाएंगे। हेलो, गुड आफ्टरनून मैम। यस, गुड आफ्टरनून। एक्चुअली मुझे ना एमपीआर का पूछना है। तो जो हम उसमें डिलीवरीज का वो करते हैं, उसमें जो पर डे का हिसाब करते हैं, तो उसमें पूरे पेशेंट की डिटेल लिखनी है? वो सिस्टम पर डे का नहीं है, वो मंथ का है कि लाइक आपका मंथ में जैसे फॉर एग्जांपल कि अगस्त में आपके हॉस्पिटल में टोटल कितनी डिलीवरी हुई है, उसमें से नॉर्मल कितना हुआ है, असिस्टेड कितना हुआ है और लाइक सिजेरियन कितना हुआ है, ये आपको उसमें से वो डिटेल्स आपको देना है उसमें। और लाइक जो मैं पूछना चाह रही हूँ कि अगर उसमें जो इंडिकेशन है, पीपीएच है, जो भी है, प्री एक्लेम्सिया है, तो जब उसमें वो एंट्री करेंगे तो पेशेंट का नाम लिखना जरूरी है? नहीं, जस्ट अ नंबर, उसमें नाम का ऑप्शन ही नहीं है, आप टाइप कर ही नहीं पाओगे, आप टाइप कर नहीं हो पाएगा उसमें टाइप, उसमें जस्ट वो नंबर ही लेता है। पूरा एमपीआर आपने देखा होगा, टाइप करके आप देखना। मैंने वो आपका भी देख लिया, मैं थोड़ा ना कंफ्यूजन में थी। मैं एक्चुअली कल भर रही थी नाइट में, तो मुझे थोड़ी ना प्रॉब्लम हुई, मैंने वो वहां एज इट इज छोड़ दिया। नहीं, उसमें बस वो नंबर ही लेगा 1 to 10 तक, आपको उसमें नंबर में ही आपको करना है। जो भी इंफॉर्मेशन है वो नंबर्स में पूछा है कि अगर पीपीएच है तो कितने पेशेंट को पीपीएच हुआ, 1 2 3, अगर आपने रेफर किया तो कितने पेशेंट को रेफर किया है, लाइक पीपीएच वाले कितना रेफर किया है, क्लैम्सिया वाले को कितना रेफर किया है, तो ये है नंबर्स डालने, उसमें पेशेंट डिटेल्स नहीं डालने आपको। ओके, थैंक यू मैम। एमकेडब्ल्यू से बोल रही हूँ मैम, वो पब्लिश नहीं हो पा रहा। पब्लिश इसलिए नहीं हो पा रहा होगा कि लाइक कोई डेटा ऐसा होगा जो कि मैच नहीं कर पा रहा होगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने टोटल नंबर ऑफ डिलीवरीज दिखा दी होगी लाइक 6, अगर आपने पार्टोग्राफ उसमें दिखा दिया 7 दिखा दोगे तो भी वो पब्लिश नहीं होगा, क्योंकि वो डेटा मैच नहीं कर रहा है कि अगर मान लो 6 डिलीवरी हुई है तो 7 पार्टोग्राफ आपने कैसे फिल कर दिया। दूसरा ये हो सकता है कि लाइक आपने प्रीटर्म 0 किया है और जब कॉर्टिकोस्टेरॉइड की बात कर रहा है, जब कॉर्टिकोस्टेरॉइड पूछ रहा है तो उसमें आपने नंबर्स डाल दिए या 1 या 2 पेशेंट को हमने कॉर्टिकोस्टेरॉइड दिया है, तो भी आपका मैच नहीं करेगा। जब आपका डेटा कहीं ना कहीं मतलब मिसमैच हो गए उस कंडीशन में पब्लिश नहीं होता, या समटाइम नेटवर्क इशू होता है। आप उसको सेव कर दो, फिर थोड़ी देर के बाद फिर से उसको ओपन करो और इन प्रोग्रेस पर जाके क्लिक करिए और फिर पब्लिश करिए तो पब्लिश हो जाएगा। थैंक यू। और किसी को कोई क्वेश्चन है? हमें हॉस्पिटल का हम अपनी सेल्फ असेसमेंट रिपोर्ट नहीं भेज पा रहे हैं ना?
मैम लॉगिन में इश्यू आ रही है ना आपके, तो आपका तो लॉगिन नहीं हो पा रहा। मंडे को मैम ये इश्यू आपका सॉल्व हो जाएगा, ये लॉगिन वाला आपका लॉगिन ही नहीं हो पा रहा मैम, जिसकी वजह से आप नहीं कर पा रहे हैं। आपने कहा था मुझे नंबर भेजेंगे आप। नंबर नहीं मैम, लाइक लिंक हम तुमसे बात करेंगे, और लाइक आपका लॉगिन में इश्यू हो रहा है मैम, जिसकी वजह से मैंने आपकी पर्सनल आईडी से भी लॉगिन करने की कोशिश की है, बट वो लॉगिन नहीं हुआ है। मैंने टिकट जनरेट किया है, मंडे तक आपका ये प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगा मैम। या तो पासवर्ड चेंज करके वो दे देंगे, या जो भी इश्यू होगा मंडे तक सॉल्व हो जाएगा मैम। राइट, उसके बाद आप उसको सेल्फ असेसमेंट और एमपीआर आप फिल कर सकते हैं। राइट। और कल पार्टोग्राम पर आपका वो है कितने बजे? 3 बजे है पार्टोग्राफ का प्रैक्टिस सेशन है 3 बजे। तो मैम प्लीज जितने भी स्टाफ अटेंड करेंगे ना, सबके पास पार्टोग्राफ प्रिंटेड कॉपी होनी चाहिए, पेन और पेंसिल आप लोग प्लीज लेके बैठिएगा। जिस तरीके से मैम ने बताया कि फिल करने का जो 4 गोल्डन रूल है, इस तरीके से करना। जब आप साथ फिल करोगे ना तो में भी और वो लाइक आगे फिल करने में भी। राइट। तो अभी आपको वो फीडबैक लिंक मिल गया होगा, प्लीज आप सब लोग उस फीडबैक लिंक को खोल के फीडबैक अपना अपना दे दीजिएगा उस फीडबैक लिंक पे। और किसी का कोई क्वेश्चन है? ओके देन, थैंक यू आज के सेशन के लिए आप सभी लोगों को। आज का जो वो है ना अच्छा लगा, बहुत इंटरेक्टिव सेशन था आज का, जो समर इंटर्नशिप वाला एनबीआर। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। ओजस्वी। हाँ जी, या प्रियंका। मेरा का कंप्लीट हो गया, आपको कुछ मैसेज देना है? नहीं, बस अभी फीडबैक लिंक हमने भेज दिया है, तो एवरीवन इज रिक्वेस्टेड। हम एक बार ग्रुप में भी डाल देंगे। प्रियंका, आप इनके ग्रुप्स में भी डाल दीजिएगा, क्योंकि फीडबैक भी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। और कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं, या नेक्स्ट सेशन में भी पूछ सकते हैं डॉक्टर सुनीता से। Okay then, thank you so much everyone. Okay, thank you everyone for the session. Thank you mom. Thank you.